नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है और अब इस्कॉन से जुड़े लोगों के बैंक खातों पर रोक लगाई गई। 17 लोगों के बैंक खातों पर 1 महीने के लिए रोक लगाई गई है। इसमें हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्ण दास का खाता भी शामिल है। बांग्लादेश की वित्तीय खुफिया इकाई सभी 17 लोगों से कह रही है कि अपने सभी व्यवसायों के बैंक खातों का ताजा और अपडेट विवरण 3 दिन में दिया जाए। अब देखिए जरा किस तरीके से वहां स्थिति बदलती हुई। अभी तक तो सिर्फ वहां हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, लेकिन अब जो वहां के धार्मिक स्थल हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। और जिस तरीके से तस्वीर बाकायदा आई थी चिन्मय स्वामी के साथ, जिस तरीके से वहां व्यवहार किया गया था, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को फिर गरमाया था कि क्या वाकई में मुस्लिम बाहुल्य बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं। क्या उनको मारा जाएगा, उनके मंदिरों को तोड़ा जाएगा, उनके मंदिरों से जुड़े खातों को सीज किया जाएगा और फिर जबरन उनसे कहा जाएगा कि आप जानकारियां दीजिए, वरना जो होगा वो बांग्लादेश में इससे पहले भी देखा गया है। लेकिन मामला बेहद गंभीर। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत का रुख सख्त है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बढ़ते खतरों, टारगेटेड हमलों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के समक्ष लगातार और मजबूती से उठाया है। अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। इस्कॉन एक विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन है जिसका समाज सेवा का मजबूत रिकॉर्ड है। हम बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान करते हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश सुनेंगे? क्या वहां के हुक्मरान सुनेंगे? क्या वहां के कट्टरपंथी सुनेंगे? क्या वहां के धार्मिक संकीर्ण लोग सुनेंगे? इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए गए, घरों में घुसकर मारा गया, घरों को जला दिया गया, वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी। और अब इस्कॉन से जुड़े लोगों को वहां चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बदल जाएंगे महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और पत्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की मांग भी की है। कांग्रेस ने अपने लेटर में जिक्र करते हुए कहा कि जुलाई से नवंबर 2024 के बीच मतदाता सूची में 47 लाख नए मतदाता जोड़े गए। जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसत 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। 7% के आसपास का अंतर आया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इससे परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े ने निराश किया है। घटकर 5.4% पर आई आर्थिक विकास दर। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2024 का डेटा जारी हुआ। सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया जीडीपी का डेटा। महंगाई दर के उछाल से जीडीपी पर असर पड़ा है। अप्रैल से जून की पहली तिमाही में जीडीपी दर 6.7% रही है, लेकिन अब उसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। महंगाई की वजह से गिरावट दर्ज की गई है और यह लगभग 1.2% के आसपास की गिरावट है, क्योंकि 6.7 से ये घटकर 5.4% पर आ गई है। और 2024-25 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर 2024 का डेटा जारी किया गया है। सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से यह डेटा जारी किया गया। जीवनदायी बना स्वच्छ भारत मिशन। बच्चों की मृत्यु दर को घटाया। स्वच्छ भारत मिशन ने
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में जानकारी देते हुए कहा, इसके जरिए करीब 60 से 70 हजार शिशुओं की बचाई गई जान। देश भर में शिशु और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है। बच्चों की जीवन दर में सुधार के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करता है सहायता प्रदान। एनएचएम के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण के लिए करता है सहायता। और जीवनदायिनी स्वच्छ भारत मिशन बना है। और वैसे भी कहते हैं ना कि स्वच्छ मन हो, स्वच्छ तन हो, तो फिर इससे बड़ा कोई धन नहीं। और इसीलिए कह रहे हैं कि 60 से 70 हजार शिशुओं की जान बची है सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के जरिए। फर्जी वेडिंग इनविटेशन से सावधान। कोई आपको शादी का कार्ड देकर जा रहा है तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अब मार्केट में आया है व्हाट्सएप और विवाह का फर्जी निमंत्रण पत्र का स्कैम। पत्र को खोलते ही फोन में प्रवेश कर जाता है एक मालवेयर दरअसल एक वायरस है। ये कलेक्ट करता है सेंसिटिव डेटा, बैंक से जुड़ी सूचनाएं और विभिन्न राज्यों में इसके जरिए लोगों से धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हुए। फर्जी वेडिंग इनविटेशन से लोगों को ठग रहे साइबर अपराधी। हालांकि इससे बचना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर मानिए आपके पास किसी नंबर से कोई फाइल आ रही है और वो शादी का कार्ड है, तो एक बार आप उसको खोलकर जरूर देखेंगे। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका दरअसल ये है कि जिस नंबर से आपके पास वो कार्ड आया है, कोशिश कीजिए एक बार उस नंबर को आप कंफर्म कर ले कि आपके किसी जानकार का है या नहीं है। दूसरा भी तरीका है, आप उस व्हाट्सएप की फाइल को अपने लैपटॉप के डाटा पर खोल लीजिए। वहां से एक संभावना बन सकती है, क्योंकि अगर आपने मोबाइल में एक्सेस दी तो आपके पासवर्ड से लेकर बैंकिंग की जानकारी, आपका सोशल मीडिया, आपकी लाइब्रेरी और यहां तक कि आपकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो आपके मोबाइल में सेव होंगे, हो सकता है कि मेल आईडी तक आपकी हैक हो जाए। और बचने का तरीका आपको समझना है। महाराष्ट्र में आज नहीं होगी महायुति के नेताओं की बैठक। कल भी महायुति की बैठक पर संशय है। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा के लिए रवाना हो गए हैं। आज और कल सतारा में ही रहेंगे एकनाथ शिंदे। रविवार को हो सकती है महायुति के नेताओं की बैठक। रविवार को बीजेपी के प्रवेशक पहुंचेंगे मुंबई और महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी की तरफ से जो सबसे प्रमुखता के साथ नाम चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है। हालांकि सवाल दूसरी तरफ ये भी है कि अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं होगा तो क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद को स्वीकार करेंगे या उस पद को स्वीकार न करके भारी भरकम पोर्टफोलियो लेंगे और अपने पार्टी के नेताओं को वहां पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे और उनमें से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाएंगे। अजीत पवार भी इस फॉर्मूले पर काम करेंगे, क्योंकि फिलहाल ऐसा लगता है कि जंग वहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नहीं, जंग वहां पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर। तिरुमाला तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर बड़ी खबर। प्रसादम मामले में 5 सदस्यीय एसआईटी ने शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय एसआईटी बनाकर जांच करने का आदेश दिया था। इसमें 2 सीबीआई, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस और 1 एफएसएसएआई के अधिकारी इसमें शामिल है, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल है। एसआईटी ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जिसे हम टीटीडी भी कहते हैं, इसके रिकॉर्ड की जांच की। पिछली सरकार के दौरान घी की खरीद और उसकी गुणवत्ता की प्रक्रिया की जांच की गई। एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप इसलिए भी गंभीर थे कि जो वहां प्रसाद बनाने का टेंडर दे रहा था वो इससे पहले ही ब्लैकलिस्ट किया गया था। ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी और जिस तरीके के आरोप लगे थे वाकई में वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा अपडेट। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस ने की थी शूटर से बातचीत। यूपी के बहराइच से गिरफ्तार शूटर शिव कुमार ने पूछताछ में खुलासा किया। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शूटर ने खोली कई राज और कहा कि लॉरेंस ने बातचीत में पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर नहीं घबराने की बात कही। कुछ ही दिनों में जेल से छुड़वाने की बात भी कही थी।
लॉरेंस ने वकीलों की बड़ी फौज होने की भी बात कही थी। आप सोचिए सर, एक व्यक्ति खुद जो जेल के अंदर मौजूद है, जो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है, वो जेल के अंदर रहते हुए किसी से क्राइम करा रहा है, किसी की हत्या करा रहा है और उसको क्या समझा रहा है कि घबराने की बात नहीं है, मेरे कहने पर बस गोली चलाना, दूसरे जिसकी जान लेनी है जान लेना। उसके बाद एक अच्छी खासी फौज है मेरे पास वकीलों की जो ज्यादा दिन तक जेल में रहने नहीं दी, तो वो वकील लॉरेंस को जेल से आज तक छुड़ा क्यों नहीं पाए। और बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, शेयर बाजार की, जिसमें हरियाली नजर आई। नवंबर के आखिरी कारोबारी सेशन में अच्छी तेजी देखी गई है। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 759.05 अंक उछाल के बाद 79,802.79 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 216.95 अंक चढ़कर 24,131.10 पर बंद हुआ है। और जो भारी भरकम गिरावट एक्सपायरी के दिन गुरुवार को नजर आई थी, उससे रिकवरी लेते हुए शुक्रवार का दिन और इस महीने की क्लोजिंग हरे निशान के साथ। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आईसीसी की मीटिंग बेनतीजा रही। अपनी जिद पर अड़ा हुआ है मेजबान पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान में खेलने से भारत कई बार इनकार कर चुका है। अब आईसीसी बोर्ड की बैठक कल तक के लिए स्थगित की गई है। कल सभी बोर्ड के साथ बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फैसला आ सकता है। जिद के कारण हाइब्रिड मोड के लिए तैयार नहीं हो रहा पाकिस्तान। ऐसे में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो सकता पाकिस्तान के बाहर। विदेश मंत्रालय ने भी कहा किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम। दूसरी तरफ पीसीबी नहीं माना तो भारत टूर्नामेंट कराने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए कि जो पाकिस्तान अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, जिसने चंदा लेकर उधारी लेकर वहां स्टेडियम तैयार किए हैं, उसका जो बोर्ड पहले से कर्जे में डूबा हुआ है, वो टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत की टीम का पाकिस्तान में आकर खेलना पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। लेकिन भारत बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक आतंकवाद को नहीं रोका जाएगा, भारत नहीं आएगा। ऐसे में मानकर चलिए कि भारत तो नहीं जा रहा है। अब हाइब्रिड मोड पर ये टूर्नामेंट होते हैं, यानी कि कुछ मैच जो भारत के साथ नहीं है वो पाकिस्तान में हो, और जो भारत के साथ मैच है वो भारत या श्रीलंका या किसी और टीम के किसी और देश के अंदर हो। इस पे होगा या पूरा ही टूर्नामेंट शिफ्ट कर दिया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।